हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ स्पर्श पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। इस कहानी में लेखक ये बता रहे हैं कि एक बड़े भाई साहब हैं तो छोटे, परंतु घर में उनसे छोटा भी एक भाई है। लेखक ये बता रहा है कि वो मेरे भाई साहब 5 साल मुझसे बड़े हैं और 3 क्लास आगे हैं। जल्दबाजी से काम करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वे नींव को पक्का और मजबूत बनाना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी उनको 3 साल भी लग जाते थे। उनका कहने का मतलब था, अगर नींव ही पक्की नहीं हो तो भवन कैसे टिक सकता है। लेखक छोटे थे और वह बड़े थे। लेखक का बड़े भाई 14 वर्ष के थे और लेखक की उम्र जो थी वो 9 वर्ष की थी। और लेखक पर हुक्म चलाना और उनकी निगरानी रखना उनके बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। इस पैराग्राफ में लेखक अपने बड़े भाई के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे थे। वह स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, मतलब पढ़ते रहते थे, किताब खोले रहते थे। दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी क्या करते थे, वो किताबों के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी 10-20 शब्द या वाक्य लिख दिया करते थे। कभी कुछ और सुंदर चीज बना दिया करते थे, कभी इमारत बना दिया करते थे, कभी ऐसे शब्द बना देते थे, लिख देते थे कि जिनका कोई भी अर्थ निकाला नहीं जा सकता था। जैसे लेखक ने उदाहरण दिया राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, और उसके बाद एक व्यक्ति का चेहरा बना दिया। तो लेखक उनकी इस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिश करते थे, परंतु वो सुलझा नहीं पाते थे कि वो वास्तव में अपने चित्रों के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा कहना क्या चाहते हैं। और बड़े भाई से पूछने का उनका साहस नहीं होता था, क्योंकि बड़े भाई 9वीं कक्षा में थे और लेखक जो थे 5वीं कक्षा में। तो उनका कहने का मतलब था कि उनकी रचनाओं को समझना लेखक के लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। लेखक अब अपने बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो किन कार्यों में लगता था। इसमें लेखक ये बता रहा है कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी बैठना और पढ़ना उनको बहुत मुश्किल लगता था। हॉस्टल में रहते थे, इसलिए मौका पाकर हॉस्टल से निकलकर मैदान में चले जाते थे, उछलते थे, कूदते थे, कागज की तितलियां बनाते थे, उनको उड़ाते थे। कभी 4 दीवारी पे चढ़कर नीचे कूदना, अभी जो फाटक लगा हुआ था उस फाटक पर चढ़कर उसको आगे पीछे घुमाना और ऐसे आनंद लेना कि जैसे मोटर कार में सैर कर रहे हैं। जब वो खेल कर जाते तो बड़े भाई साहब को बहुत गुस्सा आता और सवाल पूछते। बड़े भाई सबसे पहले एक ही सवाल पूछा करते, कहाँ थे। जिस ध्वनि से वो सवाल पूछते थे उसमें लेखक को मौन रह जाना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होते थे। लेखक सीधा जवाब दे देते थे कि जरा खेल रहा था, और फिर मौन रह जाते थे। मौन रहना उनके अपराध को स्वीकार करने का एक तरीका था, क्योंकि लेखक अपने बड़े भाई का सम्मान करते थे, सत्कार करते थे, तो इसलिए वो उनके शब्दों पर बहस नहीं करते थे, उनको कोई भी जवाब नहीं देते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा। अब ये शब्द लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को कह रहे हैं कि जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रहोगे और जिस तरह से आप पढ़ते हो उस तरह से तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बड़े भाई साहब के अनुसार जो अंग्रेजी है उसको पढ़ना हंसी खेल नहीं है। ये कोई ऐरा गरा नत्थु खैरा भी अंग्रेजी का विद्वान हो जाए ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, तब जाकर यह अंग्रेजी भाषा आती है।
और इसके बाद भी वो कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आपको भाषा आ जाए। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। तो लेखक को बड़े भाई साहब कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सबक लेना चाहिए कि इतनी मेहनत के बावजूद भी बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते और ना ही बोल पाते हैं। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। लेखक को बड़े भाई साहब ये बात कह रहे हैं कि और तुम देखते ही हो हर समय मैं पढ़ने में लगा रहता हूँ। इतने मेले तमाशे होते हैं, उनको भी देखने नहीं जाता। खेलने का क्रिकेट मैच हो चाहे हॉकी मैच हो, मेरा भी दिल करता है, पर मैं वहां नहीं जाता और हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी मैं एक ही क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम खेल कूद कर पास हो जाओगे? सारा समय आप खेलने में गंवा देते हो। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर ही उसमें सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें उम्र गंवानी है तो घर चले जाओ, गुल्ली डंडा खेलो और माँ बाप की कमाई को बर्बाद करो। पैराग्राफ में लेखक को बड़े भाई सब बता रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए, खेल कूद में ध्यान मत दो, मन लगाकर मेहनत करो, तभी सफल हो सकते हो। अन्यथा आप एक ही क्लास में पढ़े रहोगे, 2-2 3-3 साल एक ही क्लास में पढ़ते रहोगे। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब जब बड़े भाई साहब लेखक को इतनी सब बातें कहते तो लेखक रोने लग जाता। बड़े भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, उपदेश देना बहुत अच्छी तरह आता था। ऐसी ऐसी बातें कहते थे, ऐसे ऐसे बाण चलाते थे कि दिल के टुकड़े हो जाए, जिगर के टुकड़े हो जाए और हिम्मत टूट जाती। और लेखक जी जान से मेहनत करने की शक्ति भी नहीं जुटा पाता था और निराश होकर सोचने लगता कि घर ही चला जाता हूं। जो काम मेरे बस की नहीं है उसमें मैं हाथ क्यों डालूं, अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। लेखक इस चीज को स्वीकार कर रहे थे क्योंकि बड़े भाई साहब उनको डांटते इस तरह से, हर समय उनको उपदेश देते थे कि पढ़ाई करो और कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो लेखक उस चीज से बहुत दुखी हो जाते थे और सोचते थे कि इससे अच्छा तो घर ही चला जाए। पर 2-3 घंटे के बाद वो उनकी ये निराशा जो है वो हट जाती थी। फिर सोचते थे कि चलो आज तो एक टाइम टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि बिना नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार नहीं हो सकती। काम कैसे शुरू करना है, क्या क्या करना है, ये सब टाइम टेबल से ही हो सकता था। और टाइम टेबल में वो खेल कूद का समय डाल नहीं सकते थे। टाइम टेबल बनाते प्रातः काल 6 बजे से लेकर क्या करना है, उठना है, मुंह हाथ धोना है, नहाना है, पढ़ना है। फिर हर 1 घंटे का टाइम टेबल बना लेते थे। इतिहास है, चाहे जितने भी उनके विषय थे उन पर टाइम टेबल बना लेते थे। कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे विश्राम करना है, इस तरह से। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। अब टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं, ये सभी बच्चों के साथ होता है, टाइम टेबल बना लेते हैं, पर उसके अनुसार चलना बहुत ही कठिन होता है। तो यही बात लेखक कह रहा है कि टाइम टेबल बना तो लिया पर उस पर अमल करना तो दूसरी बात है। पहले दिन से ही हम उसकी अवहेलना शुरू कर देते हैं, हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। मैदान में जो हरियाली है, हवा हल्की हल्की चल रही है, बच्चे वहां खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मन करता है कि हम भी खेलने मैदान में जाएं। तो लेखक को भाई की कोई भी नसीहत याद नहीं रहती थी और वो खेलने चले जाते थे और सोचते थे चलो इसी बहाने बड़े भाई को नसीहत देने का मौका मिल जाएगा। लेखक उनसे डरते थे, इसलिए उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करते थे। जब खेल कर आते थे तो दबे पांव कमरे में जाते ताकि उनको खबर ना लगे। जैसे ही नजर पड़ती थी बड़े भाई साहब की उन पर तो लेखक की जान निकल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे नंगी तलवार जो है उनके सर पर लटक रही है। फटकार और तिरस्कार इन दोनों के बावजूद भी, गुड़कियां खाकर, डांट खाकर भी लेखक जो है वो खेल कूद को नहीं छोड़ पाता था।